सो वेलकम बैक फ्रेंड्स। सेकंड टॉपिक करने लगे हैं इसका मॉडर्न एंड न्यू क्लासिकल ट्रेड थ्योरी, जिसमें फर्स्ट है फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी। फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी जो डेवलप की गई थी वो बिगनिंग ऑफ 20th सेंचुरी में की गई थी और इसको जो डेवलप किया गया था वो दो स्वीडिश इकोनॉमिस्ट के द्वारा किया गया था, जिनका नाम था एली हैक्सकर एंड बर्टिल ओहलिन। तो इन दोनों ने इसको डेवलप किया था, इसीलिए इसको हम जो है एक और नाम से जानते हैं। इनफैक्ट दो और नाम से जानते हैं। पहला इसका और नाम है फैक्टर एंडाउमेंट थ्योरी, फैक्टर एंडाउमेंट थ्योरी, एंड सेकंड नाम है हैक्सकर ओहलिन थ्योरी। तो इसके दो नाम हैं, ठीक है, ये हमें याद रखने हैं। देन उसके बाद ये थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या डिफरेंस था, एक्चुअली थ्योरी क्या बोल रही थी हमें। थ्योरी के अकॉर्डिंग हमें एक्सपोर्ट उन्हीं गुड्स को करना है जो हमारे पास सरप्लस है, अबंडेंट है, एंड इंपोर्ट उनको करना है जो हमारे पास कम है, स्कार्स हैं, तो उनको हमें इंपोर्ट करना है, और जो ज़्यादा है हमारे पास अबंडेंट है उनको हमने एक्सपोर्ट करना है। तो ये कहीं ना कहीं हमारा रिकार्डोज कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी के जैसे ही था। जैसे हम लोग एब्सोल्यूट एंड कंपैरेटिव में क्या करते थे, हम फोकस क्या कर रहे थे ऑन द प्रोडक्टिविटी ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, कैसे हमें अपनी प्रोडक्शन प्रोसेस को बढ़ाना है। जबकि ये जो थ्योरी है आपकी, ये सिर्फ हमारा इसमें गोल रहेगा कि स्पेशलाइजेशन को एक्सपोर्ट करना है, जिसमें हम माहिर हैं, जो कंट्री जिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने में माहिर है उसको एक्सपोर्ट करना है, और जो जिसमें नहीं माहिर ऑब्वियसली वो कम बनाएगी, तो उसको हमें इंपोर्ट करना है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इफ अ कंट्री इज अबंडेंट इन लेबर इट शुड स्पेशलाइज इन प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट। जैसे उनके पास ज़्यादा लेबर है, जैसे इंडिया की बात करता हूँ, यहाँ पे आप एग्जांपल भी दे सकते हो। जैसे मैं इंडिया की बात करता हूँ तो इंडिया में लेबर चीप है। लेबर चीप का क्या मतलब है, जैसे आईटी इंडस्ट्री की बात कर लूँ, तो अगर आपको एक प्रोडक्ट, आईटी प्रोडक्ट, लेट्स कंसिडर एक एंटीवायरस ही बनाना है, तो एंटीवायरस यूएस में बनवाना आपको बहुत महंगा पड़ेगा। वही एंटीवायरस प्रोडक्ट जो आपका कुछ थाउजेंड्स ऑफ डॉलर में बन के तैयार होगा, वही आपको इंडिया में 10,000 रुपये में कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर या कोई जो कंपनी है आपको बना के देने के लिए रेडी होगी। तो यहाँ पे चीप लेबर है, जिसके कारण जो है वो कंपनी रेडी है उन प्रोडक्ट्स को सस्ते रेट्स में बनाने के लिए। तो दैट मीन्स कि हम लोगों के पास चीप लेबर है, अबंडेंट लेबर है उस चीज़ को करने के लिए, तो हम उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो दैट्स द मेन आइडिया, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, और इसमें देखते हैं। हाँ, इसमें एक और चीज़ है हमारे पास, जैसे उन्होंने जो हैक्सकर ओहलिन आर्ग्यूड दैट द मेन डिटर्मिनेंट ऑफ द पैटर्न ऑफ प्रोडक्शन एंड ट्रेड अमंग डिफरेंट कंट्रीज एंड रीजन्स वाज ड्यू टू डिफरिंग फैक्टर एंडाउमेंट्स। देखो, जो कंट्री है वो हमेशा ट्राई क्या करेगी कि वो पर्टिकुलर किसी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स को एक्सपोर्ट करे, है ना, और कम से कम रेट में उसको जो है अवेलेबल करवाए। एक तो वो अबंडेंटली उसको बनाए और उसको चीप रेट में प्रोवाइड करे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बनाए, एक जिसमें उसकी स्पेशलाइजेशन है उसको ज़्यादा बनाए और चीप रेट में उसको अवेलेबल करवाए, ताकि बाकी कंट्रीज उसको इंपोर्ट कर सकें, है ना। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि अफ्रीका जो है, अफ्रीका एक कंट्री है जो मिनरल रिसोर्सेज को जो है कम रेट में जो है एक्सपोर्ट करता है, ठीक है, कम रेट में उसको एक्सपोर्ट करता है। इसलिए जो कम रेट होने के कारण उसका रॉ मटेरियल बहुत सारे कंट्रीज़ जो हैं अपने अंदर इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। ऐसे ही जर्मनी की एग्जांपल लूँ तो जर्मनी जो है उसकी कैपिटल बहुत अच्छी है, उसके पास बहुत पैसा है, तो इस ज़्यादा पैसे होने के कारण उनका जो ज़्यादा काम है वो किस पे है, हाई टेक्नोलॉजी कैपिटल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में है। तो सेम वे जैसे इंडिया में लेबर, मैंने बताया कि लेबर जो है उसमें एक्सपर्टीज़ है, उसमें चीप लेबर वो प्रोवाइड करती है, तो वो उसके पास अबंडेंट है तो वो उसको एक्सपोर्ट कर सकती है। अब इसमें ना कुछ एजम्पशंस थी जो हैकर ओहलिन थ्योरी में थी, जैसे 2 कंट्री एंड 2 कमोडिटी मॉडल था।
फोकस ऑन फैक्टर डॉमिनेंट फॉर प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट एडवांटेज था इसमें, ठीक है। ये आप रीड भी कर सकते हो खुद, इसमें से 2-4 भी लिख लोगे तो दैट्स इनफ। इसमें कोई भी आपकी कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं थी, कंज्यूमर का टेस्ट और प्रेफरेंसेस सेम थे, ठीक है। तो ये कुछ अजम्पशंस मान के इस थ्योरी को प्रपोज किया गया था, ठीक है। तो हाँ, इसका मेन आपको पता ही है, अब फंडा यही था कि अगर कम है तो हमें उसको इंपोर्ट करना है, अगर ज़्यादा चीज़ें हैं तो हमें उसको एक्सपोर्ट करना है। तो अगर आप इस टेबल को देखो, इसमें हम क्या देख रहे हैं कि इसमें हम देख सकते हैं कि इंडिया के पास सप्लाई ऑफ लेबर कितनी है, 500 यूनिट, सप्लाई ऑफ कैपिटल कितनी है, 250 यूनिट्स। तो कैपिटल माइनस लेबर रेशो कितनी आ गई, 0.2। सिमिलरली यूएसए के अंदर सप्लाई ऑफ लेबर 600 है, सप्लाई ऑफ कैपिटल इतनी है और कैपिटल लेबर 1.50 है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि इंडिया जो है वो कैपिटल में काफ़ी वीक है, 0.2 है ना। वाइल यूनाइटेड स्टेट की अगर कैपिटल लेबर रेशो चेक की जाए तो वो 1.50 है। दैट मीन्स यूनाइटेड स्टेट की जो कैपिटल रेशो है वो अबंडेंट है ना। तो इंडिया को स्पेशलाइज करना चाहिए प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड जो कि लेबर इंटेंसिव हो, जबकि यूएस को किस में करना चाहिए, जो कि कैपिटल इंटेंसिव हो, क्योंकि उसके पास कैपिटल ज़्यादा है तो वो कैपिटल में करेगा। आप देख सकते हो कि सप्लाई ऑफ लेबर इंडिया में 500 है, ठीक है, और यूएसए में सप्लाई ऑफ लेबर जो है वो 600 यूनिट है, ठीक है। तो इंडिया शुड स्पेशलाइज इन द प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स दैट आर लेबर इंटेंसिव। क्यों? क्योंकि सप्लाई ऑफ कैपिटल कम है ना इंडिया की और सप्लाई ऑफ लेबर ज़्यादा है। तो जबकि यूएसए में सप्लाई ऑफ कैपिटल ज़्यादा है तो उसको कैपिटल पे काम करना चाहिए और इंडिया को लेबर पे काम करना चाहिए, ठीक है। तो उसको प्रेफरेंस देनी चाहिए, उनको और स्ट्रॉन्ग करना चाहिए ताकि वो एक्सपोर्ट कर सकें। तो ये था इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। अब इसमें कुछ ना कुछ आपको पता है हर एक थ्योरी की शॉर्टकमिंग रहती है, तो हम इस वाले डायग्राम को फॉलो करेंगे जहाँ पे हमारे पास कुछ जो है शॉर्टकमिंग दी है। जैसे स्टैटिक ट्रेड एनालिसिस है। स्टैटिक ट्रेड एनालिसिस क्या है, वो ये हमें एक्सप्लेन करता है पैटर्न क्या है हमारा इंटरनेशनल ट्रेड का, ठीक है। ये सिर्फ स्टैटिक सेटिंग्स को कंसीडर कर रहे थे और डायनामिक सेटिंग को तो कंसीडर ही नहीं थे कर रहे स्टैटिक ट्रेड एनालिसिस में। तो इसलिए ये कहीं ना कहीं थ्योरी जो है हमारी फेल होती हुई नज़र आ रही थी कि अब बहुत सारी चीज़ डायनामिक है। डायनामिक मतलब जो चेंज होती रहती है टाइम टू टाइम, है ना, तो उसके साथ हमें मूव करना चाहिए। नेक्स्ट होमोजीनियस प्रोडक्शन टेक्निक आती है। होमोजीनियस प्रोडक्शन का मतलब क्या है कि इन्होंने एजम्पशन ये मानी थी कि जो प्रोडक्शन होगी, जो प्रोडक्शन टेक्निक्स होगी वो एक ही तरह की होगी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, ठीक है। चाहे वो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं लेकिन प्रोडक्शन स्कीम उसकी जो है, प्रोडक्शन टेक्निक्स जो हैं उनकी वो सेम रहेंगी, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं अनरियलिस्टिक रहती है, ये कहीं ना कहीं सही नहीं है एजम्पशन। देन होमोजीनियस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में आता है कि ये एक हाइपोथीसिस है ना। होमोजीनियस मतलब होमोजीनियस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब हाइपोथीसिस के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि एक अजम्पशन लेके चल रहे हैं ये लोग कि सेम तरह के आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रहते हैं, चाहे वो क्वांटिटेटिवली हो चाहे वो क्वालिटी बेस्ड हो, तो वो सेम रहेगा चाहे डिफरेंट कंट्रीज़ में, है ना। तो वो भी एक अनरियलिस्टिक सिचुएशन को ही डिटर्मिन कर रहा है। देन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को इस थ्योरी ने बिल्कुल ही निगलेक्ट कर दिया, जो कि सही नहीं है, ठीक है। और इसमें ये भी देखा गया कि टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ गुड्स जो है डिफरेंट कंट्रीज़ की वो सेम है, जो कि अनरियलिस्टिक सिचुएशन बता रही है, ठीक है। डिमांड पैटर्न सेम है जी, वो भी अनरियलिस्टिक है। कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है। कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल मतलब जैसे जैसे हम लोग अपना स्केल अपनी प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो वैसे वैसे हमारी प्रोडक्शन के साथ हमारी कॉस्ट जो है बेचने की वो कम हो जाएगी, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग ये जो कांस्टेंट रहेगी, जो कि एक अनरियलिस्टिक एजम्पशन अगेन है हमारे लिए। तो इट इग्नोर्स द प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। इसने प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन को बिल्कुल इग्नोर कर दिया। डिफरेंशिएशन मतलब यूनिक प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना, है ना, तो उसको बिल्कुल इग्नोर कर दिया। फैक्टर इमोबिलिटी को कंसीडर ही नहीं किया, ठीक है। और इमोबाइल मतलब जैसे लैंड्स होती हैं वो इमोबाइल है ना, उनको हम नहीं कर सकते। तो ऐसी चीज़ों को इसने
थ्योरी ने इग्नोर किया, जिसके कारण ये कुछ शॉर्टकमिंग्स रहेंगी। देन आता है हमारे पास न्यू ट्रेड थ्योरी एंड कंट्री सिमिलैरिटी थ्योरी। जो न्यू ट्रेड थ्योरी थी वो इकोनॉमिक मॉडल कलेक्शन था, बहुत सारे मॉडल्स को मिला के इसको बनाया गया था, और इसका मेन मोटिव था कि मिनिमम कॉस्ट में प्रोडक्शन ज़्यादा करनी है, हमें कम से कम कॉस्ट में ज़्यादा प्रोडक्शन लेके आनी है। और इसमें हमें ये भी देखना पड़ना था कि हाउ मच पीपल नो अबाउट आर प्रोडक्ट। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इन्होंने लिखा है दीज इकोनॉमी ऑफ स्केल एंड नेटवर्क इफेक्ट। नेटवर्क इफेक्ट का मतलब क्या है कि कितना नेटवर्क में आपका प्रोडक्ट जो है वो फेमस है। जैसे मैंने कोई प्रोडक्ट बनाया, वो कितना फेमस हो गया, है ना। तो इसमें एक तो हमें कम कॉस्ट में प्रोडक्शन ज़्यादा करनी है, दूसरा हमारा जो मार्केटिंग स्केल है, मार्केटिंग जो इफ़ेक्ट है वो ज़्यादा होना चाहिए, सब लोगों को हमारे प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए। इस थ्योरी को इंट्रोड्यूस किया गया था 1970 से लेकर 1980 के बीच में। इसमें क्या था कि फर्स्ट एंट्रेंट जो होता है हमारा, जो भी प्रोडक्ट का फर्स्ट एंट्रेंट होगा वो हमेशा मार्केट में डोमिनेट करेगा। जैसे मैं बात करूँ, एंड्रॉयड कौन लेके आया था हमारा, लेट से मुझे ऐसे तो याद नहीं है कौन लेके आया था, बट हाँ आप ये कह सकते हो कि एंड्रॉयड जो भी कंपनी लेके आई थी आज भी वो डोमिनेट कर रही है। इनफैक्ट एप्पल के जो भी जो प्ले स्टोर है वो इतना फेमस नहीं है जितना एंड्रॉयड वाला है, ठीक है। तो एंड्रॉयड ने अपनी फर्स्ट एंट्रेंस करके मार्केट में अपनी एक मार्केट वेल एस्टेब्लिश कर ली, जिसके कारण वो सक्सेसफुल रहा। नेक्स्ट आता है कंट्री सिमिलैरिटी थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था कि जो कंट्री होगी, है ना, वो प्रोड्यूस और एक्सपोर्ट करेगी उन्हीं कमोडिटी को, उन्हीं प्रोडक्ट्स को जो वो अपने डोमेस्टिक मार्केट में बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल लूँ इसकी, तो हमारे पास आएगा जैसे यूएस ने लेट्स सपोज पहले बार एप्पल आईफोन लॉन्च किया, ठीक है। तो यूएस की पहले उसने लॉन्च कहाँ पे किया, यूएसए में। यूएसए में उसकी जो मार्केट थी बहुत बढ़िया बन गई, तभी वो मूव कहाँ पे हुआ, नेक्स्ट मार्केट के अंदर। लेट्स सपोज वो चाइना में एंटर किया या इंडिया में एंटर किया आईफोन, तो वो धीरे धीरे उसने अपने आप को जो है वो उसकी मैन्युफैक्चरिंग जो है, अलग अलग यूनिट्स जो हैं वो अलग कंट्रीज़ में शिफ्ट किए। ये कब होता है हमारा, जब हमारा एक स्टेबिलिटी आ जाती है, फिर वो कॉस्ट को कम करने की कोशिश करते हैं कि हम लोग ऐसी जगह पे मूव करें जहाँ पे हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट जो है वो कम लगती है। देन हमारे पास आता है द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी जो थी वो मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड थी, ठीक है। इसको रेमंड वर्नॉन ने 1966 में बनाया था। और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था कि वर्नॉन कहता था कि बहुत सारे फेसेस हैं, बहुत सारे रीजंस हैं कि जो यूएसए की मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं वो ग्लोबल हो रही हैं, ठीक है। और वो किसके थ्रू पॉसिबल हो रहा था, यूएसए की जो कंपनीज थी, मल्टीनेशनल एमएनसीज थी, वो ग्लोबल हो रही थी। ग्लोबल का मतलब है कि हर एक जगह पे उसने अपने ऑफिसेज खोल लिए थे। ये सिर्फ आईपीएलसी मॉडल के थ्रू पॉसिबल था। आईपीएलसी मॉडल क्या होता है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मॉडल। इसके अंदर क्या होता है, वर्नॉन जो था उसने बताया कि ये एक्चुअली जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी मॉडल था, ये वर्नॉन ने इसलिए बनाया था क्योंकि जो हेक्सकैर-ओर्लिन थ्योरी थी जो हमने पहले पढ़ी है इससे, ठीक है। इसमें हमने देखा था ना इस थ्योरी के अंदर क्या था हमारे पास, तो इसमें हमने पढ़ा था कि जो हमारी थ्योरी थी, इसमें एक्सपोर्ट हम प्रोडक्ट्स को करेंगे जो अबंडेंट है हमारे पास, राइट। तो इसके अंदर, इस थ्योरी के अंदर जब ये थ्योरी फेल हो गई कि जो अबंडेंट है उसको ही हम एक्सपोर्ट करेंगे और जो कम है उसको हम इंपोर्ट करेंगे, जब ये थ्योरी फेल होगी तब वर्नॉन ने ये वाली थ्योरी को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जब प्रोडक्ट अपनी सेकंड फेज ऑफ लाइफ साइकिल में होता है, तब उसको जो है अदर कंट्रीज़ अडॉप्ट करना शुरू कर देती हैं, ठीक है। तो उनका जो प्रोडक्शन ऑफ गुड है वो मूव कर जाता है जहाँ से उसको हमने स्टार्ट किया होता है। जैसे यूएसए में हमने स्टार्ट की प्रोडक्शन,
तो हम उसको सेकंड लेवल ऑफ फेज में क्या करेंगे, उसको धीरे धीरे अदर कंट्रीज़ में हम उसको मूव करना शुरू कर देंगे। अब उन्होंने बोला कि 3 स्टेजेस होती हैं इसके प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के अंदर। पहले है न्यू प्रोडक्ट, सेकंड है मैच्योरिंग प्रोडक्ट और थर्ड है स्टैंडर्ड प्रोडक्ट। न्यू प्रोडक्ट के अंदर क्या आएगा, न्यू प्रोडक्ट के अंदर जो है हम लोग डेवलप करेंगे प्रोडक्ट को, टेक्नोलॉजी को डेवलप करेंगे ताकि न्यूअर मार्केट सेगमेंट्स में हम लोग जो है अपना नाम बना पाएँ। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी जो हम लेके आएंगे वो हम एक डेवलप्ड कंट्री के अंदर उस टेक्नोलॉजी को ला पाएंगे। देखो जैसे क्या होता है कि जैसे यूएसए है, यूएसए की ना रिसर्च इनोवेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो वो कोई भी प्रोडक्ट जब बनता है ना तो उनके पास रिसर्च टीम है, तो वो यूएसए में बहुत इजीली नए नए प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। तो साइंटिस्ट जब न्यू प्रोडक्ट्स को बनाते हैं यूएसए के अंदर तो क्या होता है कि वो प्रोडक्ट को लॉन्च किया जाता है। इसलिए ये पहली स्टेज है हमारी जहाँ पे न्यू प्रोडक्ट लॉन्च होता है। और इसमें पॉइंट क्या याद रखना है कि डेवलप्ड कंट्री में ये मोस्टली होगा क्योंकि वहाँ पे रिसर्च टीम अच्छी होती है, इनोवेशन अच्छी होती है। देन मैच्योरिंग प्रोडक्ट क्या होता है, जहाँ पे एक फर्म जो है एक्सपोर्ट करना शुरू करती है, मतलब अदर कंट्रीज़ को जो है वो प्रोडक्ट बेचना शुरू कर देती है। उसने ऑलरेडी पिछले में न्यू प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस किया, वहाँ पे अपने लोकल मार्केट बना लिया, अब वो ग्लोबली जो है अपने आप को स्प्रेड करना शुरू करेगी, चाहे जॉइंट वेंचर के थ्रू करे, चाहे सब्सिडीज़ के थ्रू करे या जैसे भी करे। देन थर्ड स्टेज में स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट आते हैं, जहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो ओरिजिनल अपने जहाँ पे उसको डेवलप किया गया है वहाँ से हम लोग मूव कर जाते हैं किसी न्यू प्लेस पे, या तो हम उसको जो है प्रोडक्ट को न्यू को किसी सेगमेंट में लेके आते हैं, या फिर हम क्या करते हैं उस प्रोडक्ट को न्यू जगह पे बनाना शुरू करते हैं जहाँ पे लेबर चीप है, जहाँ पे आपको कॉस्ट कटिंग जो है प्रॉपर हो जाती है। ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड स्टैंडर्ड प्रोडक्ट। देन हमारे पास कुछ लिमिटेशंस रहती हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी बन गई है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी लिमिटेशन को, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की को जो है फिनिश करेंगे, और इसी के साथ अगर कोई पेंडिंग टॉपिक इसी में है तो हम उसको भी कवर अप कर लेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय।